जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मात्रक एवं मापन साइंस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं और इसका ये भाग 3 रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जो पार्ट की संख्या है उसे देखकर आप विचलित ना हो, बिल्कुल भी होपलेस ना हो। ये ना समझें कि ये तीसरा पार्ट आ रहा है एक ही चैप्टर का। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो क्लास है वो ज़्यादा लेंथी नहीं हो रही है। 30 मिनट से ज़्यादा की हम कोई क्लास नहीं करते हैं। जो पहली क्लास थी वही 40 मिनट की थी। बस इस वजह से ज़्यादा पार्ट आपको लग रहे हैं। समय आपका ज़्यादा नहीं लगने वाला है इन क्लासेस में, तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें। और जो कंटेंट है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। बस कंटेंट आपको ऐसा दिया जा रहा है कि पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप बस विश्वास के साथ साथ बने रहें। परीक्षा में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। साइंस के फील्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो जिसका जवाब आप परीक्षा में ना दे पाए। तो बस साथ बने रहें, चीज़ों को समझते चलें और एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले जो पिछली क्लासों की चीज़ें हैं उनका रिवीजन करके एक बार क्लास में आया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मात्रक एवं मापन का भाग 3 है। आज इसकी जो थ्योरी है हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे और कल जो क्लास रहेगी वो इस चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास रहेगी। यानी कि जितने भी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं और या फिर आगे बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह होगा एक ही क्लास में। उन सभी को मैं आपको कराऊंगा प्रश्नों को इस टॉपिक से जो आज तक रेलवे के एग्जाम्स में बने हैं या किसी अदर एग्जाम में भी बने हैं। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे, आज इस चैप्टर की थ्योरी पूरी खत्म कर लेंगे। अब आपके सामने जो नया टॉपिक है वो है एसआई प्रीफिक्स। क्या है एसआई प्रीफिक्स? तो एसआई क्या थी भैया? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो मूल राशियां हैं उनको आपको किस मात्रक में मापना है। मूल राशियों के मूल मात्रक बताए गए थे। कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। अब एसआई ने प्रीफिक्स बताई है। क्या बनाई है? प्रीफिक्स बनाई है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे कहूं, जैसे हमने कोई लेंथ मापी है, यानी कि लंबाई हमने मापी है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु की। तो वो लंबाई मान के चलो यदि 25 मीटर बैठी है, कितनी? 25 मीटर। तो इसे लिखने में हमें कोई असुविधा नहीं हुई, आसानी से हम लिख सकते हैं 25 मीटर। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई दूरी यानी कि लंबाई हमें मापनी हो और उसकी जो माप आए वो इतनी आ जाए, फिर क्या करोगे दोस्त? तो फिर आप क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए? अब ऐसे में आपको असुविधा होगी अगर ये जो माप है इसकी, ये जो आपने मेजरमेंट किया है, इसको लिखने की 2-4 बार आपको जरूरत पड़ गई तो आपको तो बहुत ज्यादा असुविधा हो जाएगी और अच्छा भी नहीं लगेगा, स्थान भी ज्यादा ये कवर करेगा। तो उस वजह से प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। किसका? प्रीफिक्स का। अब प्रीफिक्स का यूज कैसे होता है? तो मान के चलिए अगर किसी की लेंथ इतनी है, इतनी, तो हम इसको 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो जीरो का समाधान है वो तो हमने 10 की पावर में करके कर लिया। जैसे कि कहीं 100 मीटर लिखना है तो हम उसको 10 की पावर 2 मीटर भी लिख सकते हैं। ये बात आशा करता हूं सभी जानते होंगे। जैसे कि मान के चलो हमें 10 पर 4 जीरो लगाने हैं तो हम इसको 10 की पावर 4 मीटर भी लिख सकते हैं। तो जो ज्यादा लंबी संख्या ना हो, असुविधा ना हो हमें किसी भी मेजरमेंट को लिखने में, उसके लिए तो हमने जो सॉल्यूशन था वो खोज लिया कि हम 10 की पावर में लिख सकते हैं उसे। जैसे 10 पर 5 जीरो लगाने से अच्छा है ऊपर पावर लगा दो और मीटर लिख दो यहाँ पर। उससे स्थान भी बचेगा और आप जल्द से जल्द लिख भी पाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और असुविधा नहीं होगी आपको। लेकिन अब 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 इनको व्यक्त करने के लिए भी प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। यानी कि जैसे देखिए अगर 10 की पावर 18 आपको लिखनी है, कितनी? 10 की पावर 18 यानी कि 18 आपको लिखनी है, तो आप उसे एक्जा बोल सकते हैं। क्या? एक्जा, यानी कि एक्जा। 10 की पावर 8 जो होगी उसे हम कौन सा प्रीफिक्स बोलेंगे? एक्जा बोलेंगे। क्या? एक्जा। क्या बोलेंगे? एक्जा। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई 10 की पावर 18 मीटर आती है, कितनी आती है? 10 की पावर 18 मीटर आती है, तो हम उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्जामीटर। क्या बोल सकते हैं? एक्जामीटर। क्या बोल सकते हैं? एक्जामीटर बोल सकते हैं इसे। और इसे इसका जो एक्जा का सिंबल होता है वो होता है ई। क्या होता है? ई। तो अगर आप कहीं लिखी देखें ई एम तो इसका मतलब है एक्जामीटर। कितना? एक्जामीटर।
EM कहीं लिखी देखेंगे आप तो हेक्सामीटर होगा इसका। अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे 2 × 10⁻18 मीटर, तो इसे क्या बोलेंगे फिर 2 × हेक्सामीटर, क्या 2 × हेक्सामीटर, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर हम 10⁻18 की जगह हेक्सा का सिंबल भी लगा सकते हैं जो E है, 2 × EM, तो इसका क्या मतलब है 2 × हेक्सामीटर, 2 × हेक्सामीटर। तो इस प्रकार प्रीफिक्स का यूज होता है। अब हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इनको पढ़ने की, तो ये चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी दोस्त। आपसे पूछा जाएगा एक हेक्सा कितने मीटर के बराबर होता है, एक हेक्सा कितने मीटर के बराबर होता है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आपको बताना होगा एक हेक्सा 10⁸ मीटर के बराबर होता है। अब मीटर में ही क्यों पूछता है, मीटर में ही ये कन्वर्ट क्यों किए हैं, क्योंकि दोस्त मीटर क्या है, मूल मात्रक है लंबाई का, यानी कि दूरी का मूल मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में मैंने आपको बताया था मीटर होता है, क्या मीटर। तो जितनी भी अन्य मात्रक होंगे वो आपको चेंज करके कहां लाने पड़ेंगे, मीटर में ही लाने पड़ेंगे। इस वजह से ये सभी मीटर में बताए जाते हैं। तो हेक्सा क्या होता है 10⁸, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि हेक्सा कितने मतलब 10 की पावर होती है, हेक्सा में कितनी 10 की पावर होती है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हेक्सा क्या होता है 10⁸, और पेटा क्या होता है 10⁻15 यानी कि 15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9 और मेगा होता है 10⁻6। अब हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इन सभी का यूज हम कहां कर सकते हैं, जहां हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट बहुत ज्यादा ब्रॉड आ गया है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी संख्या आ रही है, तो वहां हम हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें रेडीमेड पावर मिल जाती है 10 की 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, इस तरीके से मिल जाती हैं। तो हमें स्थान भी कम चाहिए होता है और बहुत जल्दी और सुविधा अनुसार हम लिख भी सकते हैं, तो उनका प्रयोग हम यहाँ प्रीफिक्स का कर सकते हैं, हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा और मेगा का। इसके बाद कुछ और होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही है। तो आप देख सकते हैं किलो भी होता है, क्या किलो, किलो में होती है 10⁻3, 10⁻3 होती है। किलो का मतलब होता है 10⁻3, और हेक्टो का मतलब 10⁻2, और डेका का मतलब 10⁻1। ये चीजें होती हैं दोस्तों। तो जहां भी आपको 1000 लिखने की आवश्यकता है, क्या है 1000, तो वहां आप इसको ना लिखकर 10⁻3 भी लिख सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं, फिर इसको किलो बोल सकते हैं, क्या किलो बोल सकते हैं, किलो। अब एक बात बताओ, जैसे आप देखते होंगे किलोग्राम होता है, यूनिट क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है कि नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है किलोग्राम, किलो का मतलब कितना हो गया 1000, मतलब 1000 ग्राम लिखा हुआ है। अगर कहीं किलोग्राम लिखा है तो उसका मतलब क्या है 1000 ग्राम, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10⁻3। अगर कहीं हेक्टोग्राम लिखा है, क्या लिखा है हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम लिखा हो कहीं हेक्टोग्राम, तो इसका मतलब क्या है बताओ, हेक्टोग्राम का मतलब है 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, क्योंकि हेक्टो में कितनी पावर होती है 10 की 2 पावर होती है। अगर कहीं डेकाग्राम लिखा है, डेकाग्राम, तो उसका मतलब है 10 ग्राम, इस तरीके से होता है। जैसे कहीं किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा देखा होगा आपने किलोमीटर, किलोमीटर, इसका मतलब क्या है बता सकते हो, किलोमीटर का क्या मतलब है, किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, कितना 1000 मीटर। अब इसे आप 1000 मीटर ना बोलकर किलोमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि जो 1000 है इसे ही किलो बोलते हैं, यानी कि किलो में 10⁻3 1000 होते हैं, इस वजह से किलोमीटर को 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज होगा। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये इनके सिंबल है, ये किलोमीटर का सिंबल है, ये हेक्टोमीटर, सॉरी ये हेक्टो का, ये किलो का, ये डेका का सिंबल है। इस तरीके से चीजें होंगी। और आगे चलते हैं, अब देखिए प्रीफिक्स वैल्यू सिंबल। अब मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, इसकी बारी आई, किसकी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो दोस्तों अभी इससे पहले जो आपने प्रीफिक्स देखी थी वो यूज हो रही थी कि अगर लेंथ ज्यादा ब्रॉड आ जाएगी, यानी कि बहुत लंबी संख्या आ जाएगी, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। कौन कौन सी, जो अभी मैंने पीछे आपको बताई, क्योंकि उसमें आपको रेडीमेड 10 की पावर मिल जाएगी, जैसे 10⁻18, 10⁻15, 12, इस तरीके से। तो जो लंबी वैल्यू होगी उसको लिखने में आपको आसानी होगी अगर आप किसका यूज करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि किसी की माप अत्यधिक छोटी आ जाए, अत्यधिक बड़ी भी आ सकती है, तो हम जो अभी पीछे प्रीफिक्स बताए उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
कि माप बहुत ज्यादा छोटी आ जाए। कैसे? जैसे कि किसी की माप 0.00000.1, सॉरी यहां पॉइंट नहीं आएगा, 0.0001 या और भी जीरो हो सकते हैं। तो इतनी भी तो माप किसी की आ सकती है, तो फिर उसे व्यक्त करने में भी असुविधा होगी, उसे भी रिप्रेजेंट करने में आपको क्या होगा, असुविधा होगी। तो फिर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि वो अगर हम पिछली वाली प्रीफिक्स का यूज करते हैं तो वो तो किसमें होती है 10⁻18, वो तो बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन ये बहुत अल्प वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। तो इसके लिए फिर कौन सी प्रीफिक्स यूज होंगी, तो जहां अल्प मात्रा आती है, यानी कि मेजरमेंट कितना आता है, अल्प आता है, सूक्ष्म आता है, वहां पर हम अलग तरीके की प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे कि मिली हो गई, क्या हो गया, मिली। तो मिली में होती है 10⁻³ अब -3 का क्या मतलब होता है, तो 10⁻³ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 पर 10⁻3, फिर क्या हो जाएगा ये 3 जीरो, और इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा 0.001, इस तरीके से होगा फिर ये। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली 0.0001, इनको आसानी पूर्वक व्यक्त करने के लिए हम इन प्रीफिक्स का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको 10⁻- में ऑलरेडी मिल जाती हैं, रेडीमेड मिल जाती हैं, तो आपको असुविधा नहीं होती है, सुविधाजनक आप इनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 10⁻³ है मिली, तो इसका मतलब 1/10⁻3, फिर इसका मतलब 1/1000 ये हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि मैथ के जितने भी नियम हैं आप सभी जानते होंगे, उनको जानने के बाद ही आप इन चीजों को सीख सकते हैं। तो इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 0.001, और ऐसा ना, अगर इतनी वैल्यू है तो आप जानते हैं कि 10⁻³ आ जाएंगे, इस पे 1 2 3, तो इसे 10⁻³ ना लिखकर आप मिली भी लिख सकते हैं, कितना, 1 मिली भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻³। इस तरीके से इनका यूज होता है। अब आगे कौन सा है, माइक्रो है। तो माइक्रो में क्या होता है भैया, माइक्रो में 10⁻6 होती है, 10⁻6। जैसे अगर मैं माइक्रोमीटर लिखूं कहीं, क्या लिख दूं, माइक्रो का, माइक्रो जो होता है भैया इसका सिंबल होता है म्यू, क्या होता है, म्यू। तो ऐसे मुझे माइक्रोमीटर कहीं लिखना है तो म्यू का सिंबल बनाना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, म्यू मीटर यानी कि माइक्रोमीटर। अब इसका मतलब है माइक्रोमीटर का 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर है किसी की माप है जो। अगर किसी की माप आती है 2 × 10⁻6 मीटर, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, 2 × म्यू मीटर, यानी कि 2 × माइक्रोमीटर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ये आंकिक मान ही लिखें, 2 × म्यू का सिंबल बना सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नैनो, क्या, तो नैनो में 10⁻9 होती है, पिको में 10⁻12 होती है, फेम्टो में 10⁻15 होती है, यानी कि 15 होती है। और ये फेम्टो, देखिए अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ पा रही है, ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है इस चीज में, तो आप कुछ ना करें, बस ये याद कर लें कि मिली में कितनी 10 की पावर होती है, माइक्रो में कितनी होती है, नैनो में कितनी होती है, पिकोम में कितनी होती है, फेम्टो में कितनी होती है। और इससे पहले वाले ये याद कर सकते हैं आप, जो अभी मैंने बताए थे ये वाले प्रीफिक्स में एक्जा कितने के बराबर होता है, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इन चीजों को आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देने में आप समर्थ होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, एक्जा कितने के बराबर होता है, गीगा कितने के बराबर होता है, ये चीजें डायरेक्टली परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इनको आपको याद करना ही करना है, ये जरूरी है। और आगे भी इनका यूज होगा, जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें, और ये डायरेक्ट भी पूछी जाती है परीक्षा में। अब देखिए दो और है, डेसी है, तो डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, और सेंटी का मतलब होता है 10⁻2। जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर सुना होगा आपने, सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या होता है सेंटीमीटर का, तो सेंटीमीटर में 10⁻2 होती है, तो सेंटी की जगह क्या लिखोगे 10⁻2 मीटर। 10⁻2 का मतलब क्या है 1/100 मीटर। अब आगे के नहीं वो चीज, अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 का भाग ही तो लगाते हो, 100 का डिवाइड ही तो करते हो, तो देखो यहाँ पर वही चीज आ गई, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 10⁻2। इस तरीके से प्रीफिक्स का यूज होता है। अगर आपके समझ में नहीं आ पाया है तो कम से कम एटलीस्ट आप इतना करें कि इनको याद कर लें सभी को, जितनी भी प्रीफिक्स मैंने आपको लिखाई, तो कौन सी प्रीफिक्स किस वैल्यू के इक्वल होती है वो चीज आप याद कर लें। अब आगे चलते हैं।
खगोलीय दूरी, क्या सॉरी खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक यूनिट होती है भैया, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए वो बात हो गई रिप्रेजेंट करने की। अब बात आती है जैसे कि मान के चलिए आपको एक शहर से दूसरे शहर की लंबाई दूरी नापनी है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी मापनी है। जैसे ये एक शहर है और ये एक शहर है, इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको मापनी है कि कितनी दूरी है। तो आप आसानी से माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। किसमें? किलोमीटर में आराम से आप माप सकते हैं। मीटर में भी माप सकते हो, लेकिन किलोमीटर में ज्यादातर मापी जाती है क्योंकि बड़ी वैल्यू आती है। जैसे कि 1000 मीटर कहने से अच्छा है कि हम उसको 1 किलोमीटर बोल दें। कितना? 1 किलोमीटर बोल दें। उसी प्रकार किलोमीटर में मापी जाती है किसकी दूरी? शहरों की। लेकिन अगर ऐसा हो कि ग्रहों के बीच की दूरी मापनी हो आपको, किसकी? ग्रहों के बीच की दूरी। जैसे कोई एक ग्रह यहाँ पर है और एक ग्रह यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी आपको मापनी है, तो क्या छोटे शब्दों में आएगी वो दूरी? बहुत बड़ी संख्या आएगी दोस्तों उसकी। हो सकता है लाखों में, खरबों, लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। तो उसके लिए फिर कोई बड़ा यूनिट होना चाहिए ना। जैसे किलोमीटर तो छोटा यूनिट है, उससे दो शहरों के बीच की दूरी नाप सकते हैं। अगर दो ग्रहों के बीचों की हम दूरी मापेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, किलोमीटर में मापेंगे तो उसके लिए एक अलग यूनिट का प्रयोग किया जाता है, इसका खगोलीय इकाई का, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या पूछा जाता है आपसे परीक्षा में? पहला प्रश्न तो यही बनता है, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस राशि को मापना, किस राशि को मापा जाता है इसके द्वारा, मतलब किसका यूनिट है ये? खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस राशि का यूनिट है, किस राशि का मात्रक है? तो आप क्या बताओगे? दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। तो ये दूरी का मात्रक है भैया, किसका? दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक खगोलीय इकाई में यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं? तो ये यहां पर देख सकते हैं, ये मीटर में वैल्यू लिखी गई है। ये आपसे परीक्षा में कई कई बार पूछी गई है, रेलवे में तो कई कई बार पूछी है और अन्य एग्जाम में भी पूछी जाती है। एक एयू यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। मतलब एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा वो इतने मीटर के बराबर होता है। ये चीज आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि खगोलीय इकाई किस राशि का मात्रक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस राशि का मात्रक है। तो ये दो चीजें इंपोर्टेंट है यहां से। और ये होता क्या है खगोलीय इकाई? तो ये ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि किलोमीटर में हम नहीं माप सकते, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो उसको लिखने में फिर से असुविधा होगी हमें। इस वजह से हम इसको एक खगोलीय इकाई में मापते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रकाश वर्ष है। जैसे खगोलीय इकाई एक यूनिट था दूरी का, उसी प्रकार प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है? दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष नाम से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि समय का मात्रक है। किसका? समय का। लेकिन ऐसा नहीं है, दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है, दूरी मापी जाती है इसके द्वारा, दूरी का मात्रक है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही बात है इसके बारे में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में, आपसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है भैया। क्या मापेंगे हम इससे? दूरी मापेंगे। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष में इतने मीटर होते हैं। ये चीज भी परीक्षा में पूछी गई है। और ये होता क्या है? तो प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चल दी जाती है वही एक प्रकाश वर्ष होती है। ये चीज वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर बता देता हूं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय कर ली जाएगी वो क्या होगी? एक प्रकाश वर्ष होगी। और कितना करता है प्रकाश एक वर्ष में? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, इतनी दूरी करता है। जो पीछे अभी मैंने आपको बताया खगोलीय इकाई, ये होती है पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही एक खगोलीय यूनिट होती है। यानी कि एक खगोलीय दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की जो दूरी है उसी को एक खगोलीय यूनिट माना जाता है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। यहां से लेकर यहां तक की। अब इससे जो दोगुनी होगी
वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी। जैसे कि ऐसे होता है ना, मीटर है तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे होता है। ऐसे ही पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की जो दूरी होगी वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। अगर इससे हमें इससे दोगुनी दूरी मापनी है तो फिर वो कितनी हो जाएगी, 2 AU, यानी कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी। इस तरीके से मापते हैं इससे ग्रहों के बीच की दूरी। और ये क्या होती है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर दूरी का मात्रक है। पारसेक, अब आगे है पारसेक। क्या है पारसेक? तो पारसेक भैया पहली चीज तो दूरी का मात्रक है, पहली चीज इंपोर्टेंट पूछा जाता है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। अगर दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कोई है तो वो कौन सा है, पारसेक है। पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो पारसेक है। एक पारसेक जो होता है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये चीज भी परीक्षा में पूछी गई है, एक पारसेक कितना होता है, तो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आगे चलते हैं अत्यधिक द्रव्यमान के लिए। अब देखिए ये तो हो गए दूरी के लिए, किसके लिए, जो अभी आपको मैंने यूनिट बताई, मात्रक बताए, वो दूरी के लिए हो गई। अब अत्यधिक द्रव्यमान के लिए क्या होंगे, जैसे कि दूरी हमें अत्यधिक मापनी होगी, बहुत ज्यादा दूरी मापनी होगी, तो फिर हम उसके लिए बड़े यूनिट लेके आएंगे। कैसे बड़े यूनिट लेके आएंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको 100 लीटर दूध मापना है, कितना, 100 लीटर दूध मापना है, तो क्या उसके लिए आप छोटा सा गिलास लेकर जाओगे या फिर बड़े ड्रम या बड़ा लीटर को कोई हो, बड़ा पात्र हो, उसको लेकर जाओगे? तो छोटा सा गिलास लेकर जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा मापने के लिए। इसी प्रकार यूनिट भी कई तरह के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जरूरत के अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें बड़ी कोई मेजरमेंट, बड़ा मेजरमेंट करना है तो हम बड़े यूनिट लेके जाएंगे, और छोटा मेजरमेंट करना है तो छोटे यूनिट लेके जाएंगे। तो जब हम दूरी मापने जाते हैं, बहुत बड़ी दूरी मापने जाते हैं, तो किन का यूज करते हैं, पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े मात्रक हैं दूरी के। या छोटे भी होते हैं तो लंबाई के क्षेत्रीय मात्रक, जैसे कि अत्यधिक द्रव्यमान के लिए और अल्प द्रव्यमान के लिए। अत्यधिक द्रव्यमान जब हम मापने जाएंगे, कितना अत्यधिक, बहुत ज्यादा भार हम मापने जाएंगे, तो किसका यूज करेंगे, टन का यूज करेंगे, टन। और 1 टन किसके बराबर होता है, तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। और क्विंटल भी बड़ा मात्रक है, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। और इसी प्रकार जब हम अल्प द्रव्यमान के लिए जाएंगे, किसके लिए, अल्प द्रव्यमान के लिए, अल्प द्रव्यमान मापने जाएंगे तो किसका यूज करेंगे, 1 AMU का, 1 AMU, 1.67 इंटू 10⁻27 के बराबर होता है। माइनस देख रहे हो, ये 10 की पावर मतलब नीचे जीरो आ जाएंगे इतनी, तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी फिर ये। तो जब छोटे द्रव्यमान को मापने जाएंगे तो किसका यूज करेंगे, AMU का यूज करेंगे, या फिर पाउंड का यूज करेंगे। पाउंड होता है 1 पाउंड 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये चीज आपसे पूछ सकता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। और देखिए ये कुछ छोटे मात्रक हैं लंबाई मापने के, जैसे कि बड़ी हमें लंबाई जब मापनी होगी, बड़ी दूरी मापनी होगी, तो पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या प्रकाश वर्ष का यूज हम करेंगे। लेकिन छोटी दूरी मापनी होगी तो किसका यूज करेंगे, यार्ड, जो कि 36 इंच के बराबर होता है। फुट का यूज करेंगे, जो 12 इंच के बराबर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और जो दूरी मापने का सबसे छोटा जो मात्रक होता है, कौन सा, दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक, दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक, पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया, ये होता है फर्मी। कौन सा, फर्मी होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये आप ना भूलें, फर्मी, फर्मी याद रखेंगे, फर्मी होता है।
दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट मैंने आपको कौन सा बताया था, तो पारसेक बताया था भैया। इसी प्रकार दूरी मापने का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। फर्मी सबसे छोटा मात्रक है दूरी मापने का। और द्रव्यमान, अत्यधिक द्रव्यमान होगा तो किससे, टन से, क्विंटल से, और छोटा द्रव्यमान होगा तो एएमयू और पाउंड से मापेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए नया टॉपिक है विमा आती है। क्या विमा, विमा क्या होती है भैया, विमा यानी कि डायमेंशन, विमा यानी कि डायमेंशन। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि लंबाई होती है यानी कि दूरी, लंबाई, और द्रव्यमान होता है क्या, द्रव्यमान, और समय होता है समय। तो इनकी विमाएं आपको लिखनी होती हैं, यानी कि इन पर आपको घात छड़ानी होती है व्युत्पन्न राशि की। जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होंगी, जिनके मात्रक होंगे, उन्हें हम कन्वर्ट करके लाएंगे मूल मात्रकों में या मूल राशियों में। तो लंबाई की जो विमा होती है वो क्या होती है, लंबाई के लिए यूज करते हैं एल, और द्रव्यमान के लिए एम, और समय के लिए टी यूज करते हैं। ये विमाएं होती हैं किसकी, लंबाई, द्रव्यमान और समय की। उसी प्रकार जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उनकी भी विमाएं हम फाइंड करते हैं, और इनमें कुछ नहीं, एक लॉजिक होता है सिंपल सा, उसके माध्यम से आप विमाएं निकाल सकते हैं। जैसे कि चाल हो गया, चाल, चाल की विमाएं आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, चाल बराबर, अगर किसी भी राशि की आपको विमा निकालनी है तो उसका क्या पता होना चाहिए, यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी, दूरी यानी कि लंबाई, लंबाई यानी कि मीटर, तो मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल, और समय यानी कि टी, टी लिखोगे इसके लिए। अब इस टी को हम ऊपर भी तो पहुंचा सकते हैं, 10⁻1 है, ऊपर -1 कर सकते हैं। तो इन्हें आप ऐसे कोष्टक में बंद करेंगे और टी की पावर -1 इस तरीके से लिखेंगे। यही हो गई किसकी, चाल की विमा हो गई है। क्या हो गई, चाल की विमा हो गई है, यानी कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है क्या, चाल का मात्रक, मीटर पर सेकंड। अब इसकी आप विमा लिखोगे तो इस प्रकार लिख सकते हो, एम फॉर एल और एस फॉर टी यूज होगा, इस तरीके से इसकी विमा निकाल सकते हो। उसी प्रकार वेग, बल, इनकी भी विमा आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा इन चीजों को, क्योंकि इन सब को आपने अभी पढ़ा नहीं है, आप इनके यूनिट नहीं जानते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां इन सभी राशि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, उनके यूनिट आपको याद हो जाएंगे, तो आप आसानी से विमा भी निकाल सकते हैं। विमा के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको सब राशियों के यूनिट पता है तो आप सिंपल तरीके से विमा निकाल सकते हैं, जो कि मैं आपको जब भी कोई राशि पढ़ाऊंगा तो उसकी विमा भी साथ के साथ निकालना, और जो याद भी कराऊंगा, निकालना भी सिखाऊंगा, इस तरीके से होता है। महत्वपूर्ण मापक यंत्र, अब इनका क्या चक्कर है, महत्वपूर्ण मापक यंत्र, यानी कि देखिए जैसे कि हम लंबाई मापते हैं तो उसे मापने का भी एक कोई यंत्र होता है। जैसे कि आपने देखा हुआ है, आप बचपन में जो स्केल लेके जाते होंगे स्कूल में, उसके माध्यम से लंबाई मापते हैं, और अलग अलग राशियों को मापने के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न बनते हैं कि कौन सा यंत्र किस राशि को मापने के काम में आता है, तो वहीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा अल्टीमीटर किस भौतिक राशि को मापता है, यानी कि किस भौतिक राशि का मापक यंत्र है अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है भैया, क्या, ऊंचाई। अमीटर क्या मापेगा, विद्युत धारा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। एनेमोमीटर वायु की गति। हेडोमीटर समुद्र की गहराई। हाइड्रोमीटर अल्प विद्युत धारा, यानी कि हाइड्रोमीटर यानी आपेक्षिक घनत्व के लिए होता है, क्या। अब देखिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है, और गैल्वेनोमीटर ये है, ये गलत लिखा हुआ है, जो गैल्वेनोमीटर होगा वो क्या मापेगा, अल्प विद्युत धारा, अल्प विद्युत धारा मापेगा गैल्वेनोमीटर। ये इसे आप सही करेंगे यहां पर। ये जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर मापेगा आपेक्षिक घनत्व, क्या, आपेक्षिक घनत्व। और जो गैल्वेनोमीटर है ये अल्प विद्युत धारा। यदि विद्युत धारा ज्यादा है तो अमीटर माप देगा, लेकिन कम सूक्ष्म विद्युत धारा मापनी है तो गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। और जो हाइग्रोमीटर है ये आर्द्रता मापता है, क्या, आर्द्रता। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। आप ये देख रहे हैं ये कौन सा है,
तो ये वायु की गति मापने का यंत्र है, जो कि कौन सा होता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इस तरीके से आपको याद करना है। आपसे पूछा जाएगा बैरोमीटर क्या मापता है, तो वायुमंडलीय दाब मापता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब आगे है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर मापता है गैसों का दाब। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तु को मापता है। माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप है भैया, आप देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का यूज किसी छोटी वस्तु को बड़ी करके देखने के लिए होता है। जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु है तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको बड़ी करके देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप में आपको बड़ी दिखाई देगी। और स्पेग्नोमैनोमीटर होता है जो ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है। ये है, देखो आपके घर में शायद होगी भी। रक्तचाप मापा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, स्पेग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने की यंत्र, यानी कि रक्तचाप मापक यंत्र। टैकोमीटर भूडन गति मापेगा। कैलोरीमीटर निहित ऊष्मा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापेगा। और विस्कोमीटर तरल श्यानता। तरल क्या होता है, तो तरल वो होता है जैसे कि कोई वस्तु कितना फैल सकती है, उसे उसकी तरलता बोलते हैं। जैसे कि आप जल को फेंकोगे और एक तरफ शहद को फेंकोगे तो शहद इतनी आसानी से नहीं फैल पाएगा, जल आसानी से फैल जाएगा। तो जल की तरलता अधिक होती है। इसका मतलब जो वस्तु जितनी ज्यादा फैल सकती है उसकी तरलता अधिक होती है। तो विस्कोमीटर द्वारा तरल की श्यानता मापी जाती है। अब आगे चलते हैं, पनडुब्बी। पेरिस्कोप का यूज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस्कोप का यूज पनडुब्बी में होता है। क्या होता है, पनडुब्बी में। तो पनडुब्बी जो होती है भैया जल के अंदर होती है। जैसे इस तरीके से ऊपर जल होगा और जल के अंदर होगी और इसमें अंदर सैनिक रहते हैं। अब मान के चलिए ऊपर आपको कोई कुछ देखना है कि ऊपर कोई विदेशी जहाज या आतंकवादी, क्योंकि जहाज तो नहीं आ गए हैं या कोई खतरा तो नहीं है, ऊपर देखना है तो किस तरीके से आप देखोगे। पनडुब्बी तो जल में है, तो इसके लिए ही यूज किया जाता है किसका, इसके लिए यूज किया जाता है पेरिस्कोप का। किसका, पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप ये है, इस तरीके का होता है। तो ये पनडुब्बी से नीचे कनेक्ट होता है और ऊपर इस तरीके से ऊपर निकला होता है ये हिस्सा। अब ये जो आपके लेवल की चीज होगी वही तो आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे अपने छत का जो लेवल है वो नहीं दिखाई देगा। अगर कोई ऊंचाई पर है तो वो चीजें मुझे यहाँ नहीं दिखाई देंगी, इस यहाँ तक की दिखाई देंगी पनडुब्बी में से। तो उसके लिए ही इसका पेरिस्कोप का यूज किया जाता है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी, और आपको इतनी ऊंचाई की चीज देखनी है तो पेरिस्कोप आपको दिखा देगा। और इसका यूज पनडुब्बी में होता है। कहाँ पर होता है, पनडुब्बी में होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। हेलियोस्कोप, सूरज को देखने के लिए। सूरज को आप साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए ये हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है। हेलियोस्कोप के माध्यम से आप सूर्य को देख सकते हैं। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर होता है, यानी कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है उसका पता किससे लगाया जाता है, पॉलीग्राफ से। लाई डिटेक्टर होता है। इस तरीके से आपको इस पर बिठाया जाएगा, आपके ये वायर फायर लगाए जाएंगे, फिर आपकी जो हार्ट बीट है उसके माध्यम से इस चीज का पता लगाया जाता है कि पॉलीग्राफ के द्वारा कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। तो लाई डिटेक्टर क्या है, लाई डिटेक्टर कौन से यंत्र है, तो पॉलीग्राफ जो है वो क्या होता है, लाई डिटेक्टर। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा झूठ का पता लगाने वाली मशीन का क्या नाम है, यानी कि झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो पॉलीग्राफ आप बताओगे, लाई डिटेक्टर होता है। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब तक हमने इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी पूरी कर ली है। अब अगली क्लास जो होगी वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। अगली क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। और आशा करता हूं आप उस क्लास के साथ जुड़ेंगे और उसमें ध्यान देंगे। जय हिंद।